Students and viewers of Fine for channel, अस्सलामु अलैकुम। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और जैसा कि हम लोग म्यूट का जो टेस्ट है, एंट्री टेस्ट, उसका फेज़ 2 चल रहा है। सो फेज़ 2 की जो है वो प्रिपरेशन जो है वो जारी है। हम 2 वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुके हैं, जो है वो पास्ट पेपर से रिलेटेड और इसी तरह से जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं उससे रिलेटेड, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन की एमसीक्यूज की जो वीडियो है वो हम अपलोड कर चुके हैं। आज हमारी जो ये वीडियो है, ये थर्ड वीडियो जो है ये हम आपके लिए बना रहे हैं। सो अगर अभी तक आपने वो जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाई है म्यूट के एंट्री टेस्ट के लिए, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहां से वो वीडियो लाजमी देख लें। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियोस जो है वो हम आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और किसी तरह से जो है वो चाहते हैं कि उनको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, या उनकी डिज़ायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, तो उनके लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। तो काइंडली अपने फ्रेंड्स सर्किल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, या वो कैंडिडेट्स जो एंट्री टेस्ट देने जा रहे हैं या फिर जो है वो देंगे, तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर किया करें। सो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक वाइज जो प्रिपरेशन करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को, इसी तरह से स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को और इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारे ही जो है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हैं 3 चैप्टर, लेकिन इसके जो स्पेसिफिक टॉपिक जो आते हैं पास्ट पेपर में रिपीटेड हुए हैं जो क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से, उसी को ही हम हाईलाइट करते हुए जो है वो उसको डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन है वो आपको बताते रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सिर्फ जो है वो ज्यादा फोकस जो है वो क्वेश्चन के ऊपर रखेंगे, टॉपिक के ऊपर रखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट पे रखेंगे। ऑप्शन जो है वो हम सारे नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा वो बताएंगे। इसी तरह से सवाल किस तरह से जो है वो बन सकता है और किस तरह से सवाल पास्ट पेपर्स में आए हैं, तो इस तरह से जो है वो हम आपको बताते रहेंगे। तो आप जो है वो इस तरह से गाइडेंस हासिल करें और जो है वो रजिस्टर और पेन जो है वो आप लाजमी अपने साथ रख के बैठें। नोटबुक जो है वो आप अपने साथ लेकर बैठें ताकि आप जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एमसीक्यू जो है उसको नोट भी करते जाएं। तो पहला जो है वो हमारे पास क्वेश्चन जो है, अच्छा ये स्टूडेंट्स आपको बता दें कि जो हमने प्रीवियस वीडियो अपलोड की है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो चैप्टर से रिलेटेड, जो उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस की हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे प्रीवियस वीडियो में, उसको हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। फिर हम बढ़ जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के भी कुछ हमारे पास एमसीक्यू है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताएंगे जो रिपीट होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन उन टॉपिक्स को आपने याद करना है। तो पहला जो सवाल है हमारे पास वो है हमारे पास, अ चार्ज विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अ चार्ज which is used to produce electric field। स्टूडेंट्स, वो चार्ज जो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करे, उस चार्ज को क्या कहा जाता है। सिर्फ आंसर में हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं, ऑप्शन बहुत सारे दिए जा सकते हैं, आंसर में सिर्फ हम आपको ऑप्शन बताएंगे। उसको हम स्टूडेंट्स फील्ड चार्ज कहते हैं, उसको कहते हैं फील्ड चार्ज। और इसी तरह से स्टूडेंट्स इसको सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं। सोर्स चार्ज भी वही चार्ज होता है जो अपने सराउंडिंग में, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है। अपनी सराउंडिंग में, अपने अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। सो इसी को हम फील्ड चार्ज भी कह सकते हैं।
और इसको सोर्स चार्ज भी कहते हैं, जिसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई होती है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन ये भी आता है, सवाल सेकंड सवाल हम ये ले लेते हैं कि हमसे पूछा जाता है कि टेस्ट चार्ज क्या है। टेस्ट चार्ज के बारे में हमसे सवाल आ सकता है, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज हमसे पूछा जा सकता है, टेस्ट चार्ज क्या है। तो स्टूडेंट, टेस्ट चार्ज वो होता है जिसके जरिए हम जो फील्ड चार्ज की जो फील्ड बनी हुई है, उस फील्ड की अलग अलग पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकें, या उसकी फील्ड जो है वो किस पॉइंट पर कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ, उसके ऊपर फोर्स के जरिए जो है वो हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि एक जब टेस्ट चार्ज हमारे पास मौजूद होगा, लेट सपोज ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है और इसको हम Q का नाम दे देते हैं। तो ये अगर हम इसको यहां पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्टूडेंट ये सिर्फ इतना रीजन है, ये हमारे पास इतना रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इतने रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मौजूद होगी, तो ये चार्ज अगर इस रीजन के अंदर आ जाएगा यहां पर, तो इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगी, फोर्स लगेगी इस चार्ज के ऊपर, जिसको हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। और अगर इसको हम यहां पर ले आए, इसके करीब ले आए और करीब ले आए, यानी कि जो हमारे पास फील्ड चार्ज है उसके और करीब ले आए, तो उसके ऊपर फोर्स और ज्यादा लगेगी, जो फील्ड होगी उसको और तेजी के साथ धकेलेगी, पीछे बैकवर्ड धकेलेगी। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है कम है, पॉइंट 1 के ऊपर कम है, पॉइंट 2 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इसकी स्ट्रेंथ जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ज्यादा होगी। और ये कैसे मालूम हुआ? इस चार्ज के जरिए मालूम हुआ। और ये कौन सा चार्ज है? ये टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज स्टूडेंट याद रखें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को या फिर उसकी इंटेंसिटी को अलग अलग पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये जो है वो टेस्ट चार्ज होता है। इसी तरह से हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज में वर्क डन भी इसके जरिए कैलकुलेट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट करते हैं। सो ये दूसरा सवाल हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक सवाल अब और हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से। तीसरा सवाल, डैश इज अ shortest of electrification। अब इसमें अगर हम आपको ऑप्शन दे दें, यहां पर ऑप्शन दे देते हैं, पहला ऑप्शन अट्रैक्शन, दूसरा रिपल्शन, तीसरा कंडक्शन, चौथा न्यूट्रलाइजेशन। ये चार आप ऑप्शन देख सकते हैं, चार हमारे पास यहां पर ऑप्शन है। डैश इज अ शॉर्टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो यहां पर फिट होगा। अब शॉर्टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन स्टूडेंट्स किसे कहते हैं? जब हम चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी को स्टडी करते हैं, चार्ज बॉडी में स्टूडेंट हमारे पास दो बॉडी होती हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है, और एक होती है न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी होती है। लेट सपोज यहां पे हमारे पास ये न्यूट्रल बॉडी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बॉडी है, और ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। जब भी चार्ज बॉडीज के करीब हम लेकर जाएंगे तो इस न्यूट्रल बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो सकेगी कि ये इसके ऊपर जो चार्ज हैं वो कौन से हैं। राइट, सपोज अगर हम पॉजिटिव चार्ज इसको इसके करीब लेके आएंगे यहां पर,
तो अगर ये इससे अट्रैक्ट कर जाए ये न्यूट्रल बॉडी, तो इट मींस के ये न्यूट्रल बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। न्यूट्रल बॉडी पे आइडेंटिफिकेशन स्टूडेंट्स हमें नहीं होती है कि उसके ऊपर कौन से चार्जेस हैं, लेकिन हम उसको चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट करवा सकते हैं। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। पल्शन है स्टूडेंट्स, ये इसकी एक ही कंडीशन है। सो इसलिए यहां पे कहते हैं कि अट्रैक्शन शॉर्टेस्ट नहीं होता, कंडक्शन शॉर्टेस्ट नहीं होता, न्यूट्रलाइजेशन भी शॉर्टेस्ट नहीं होता। बी वाला जो ऑप्शन है रिपल्शन, ये शॉर्टेस्ट होता है। रिपल्शन, तो रिपल्शन स्टूडेंट शॉर्टेस्ट होता है इलेक्ट्रिफिकेशन का। अगर स्टूडेंट्स चार्ज बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आते हैं और वो न्यूट्रल बॉडी पे हमें नहीं पता कि कौन से चार्ज है, लेकिन अगर वो रिपेल करती है, वो बॉडी, ये बॉडी अगर रिपेल करती है, हमें नहीं पता कि इस पे कौन सा चार्ज है, लेकिन अगर ये रिपेल करेगी तो इस कंडीशन में हम ये समझ जाएंगे कि अब ये बॉडी जो है वो न्यूट्रल नहीं बल्कि पॉजिटिवली चार्ज है। सो इसका मतलब ये हुआ कि रिपल्शन इज अ शॉर्टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। पांचवा सवाल देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड inside charged sphere। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? चार्ज स्फीयर स्टूडेंट, लेट सपोज जो ये हमारे पास चार्ज स्फीयर होता है और इसके ऊपर हर जगह जो है वो चार्ज होते हैं, ठीक है, और ये हम गॉसेस लॉ में इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो इसके जो है वो इनसाइड द चार्ज स्फीयर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सो स्टूडेंट्स, इसको हम पढ़ते हैं कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक चार्ज स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी जीरो होगी। सो यहां पे हम आंसर लिख सकते हैं, आंसर इज 0, ठीक है, या फिर ये भी दुरुस्त हो सकता है। तो इसका मतलब ये है चार्ज इनसाइड द स्फीयर, अगर चार्ज नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। जहां पर चार्ज होगा वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो चार्ज जो है आप देख सकते हैं स्फीयर के सरफेस पे है, तो लिहाजा इनसाइड पे कोई चार्ज नहीं है, तो लिहाजा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बनेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वैल्यू गेन बाय इलेक्ट्रॉन। अब हम करंट के ऊपर बढ़ जाते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। छठा सवाल, द एवरेज वैल्यू of the average value gain by electrons in a conductor placed in electric field आंसर है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब भी हमारे पास किसी भी कंडक्टर हम जानते हैं कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में। जब भी हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब भी इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे कंडक्टर को स्टूडेंट्स, सो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो जब पुश होंगे तो एक उनकी स्पीड होगी, एक उनकी वेलोसिटी होगी, उसको कहा जाता है स्टूडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो वो उसकी जो है वो एवरेज वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की, जिससे वो ड्रिफ्ट हो रहे होते हैं, सो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। अब स्टूडेंट इसी तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको रखा गया है, सो इसकी कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कांस्टेंट वैल्यू भी होगी, वो भी जो है वो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की गई है। सो कैलकुलेटेड जो वैल्यू है हमारे पास वो है 10⁻³ मीटर पर सेकंड, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.001 मीटर पर सेकंड। ये इसकी एवरेज वैल्यू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आप नोट कर लें स्टूडेंट, ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। द करंट फ्लोइंग इन टू पैरेलल wires in opposite direction, in opposite डायरेक्शन। सो स्टूडेंट्स, करंट फ्लो जब भी करेगा टू पैरेलल वायर्स के अंदर, एक वायर यहां पे, लेट सपोज को हम इस तरह से बना लेते हैं, एक वायर यहां पर, एक वायर यहां पर, ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर भी करंट फ्लो कर रहा है। ये दो पैरेलल वायर है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है। अब आप दोनों की डायरेक्शन देख सकते हैं, ऊपर की तरफ है। सो अब इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड, जब भी हम जानते हैं कि करंट फ्लो करेगा किसी भी वायर में, तो उसके सराउंडिंग में, उसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सो यहां पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी। सो ये एक पूरा स्टूडेंट्स एक लूप होता है मैग्नेटिक फील्ड का, यहां पर भी यहां पर भी एक कंप्लीट लूप होता है। अब आप देख सकते हैं जब भी पैरेलल वायर रखी जाएंगी और उसमें से करंट पास करवाया जाएगा, सो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगी जब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होगा, उस कंडीशन में स्टूडेंट अट्रैक्शन होगी। उस कंडीशन में आंसर यहां पर लिख सकते हैं आप, अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन। ठीक है, दोनों वायर एक दूसरे के साथ जो है वो अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, और दोनों वायर मिलेंगी, ठीक है, अट्रैक्शन की वजह। अब अट्रैक्शन क्यों होती है स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो मैग्नेट होते हैं उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा होता है साउथ पोल। सो लेट सपोज कि ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है फर्स्ट वायर की, इसके लिए हम ले लेते हैं यहां पे इसका नॉर्थ पोल, क्योंकि जो एरो होता है इस कंडीशन में हम यहां पर इसका नॉर्थ पोल लेते हैं। अगर लेट सपोज ये सर्किल है, तो इस सर्किल में अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पहुंची है, तो ये इसका नॉर्थ पोल हम कंसीडर करेंगे। और अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर पहुंची है, इसका एरो यहां पर है, तो इसको हम साउथ पोल कंसीडर करेंगे। ये नॉर्थ पोल और दूसरा ये साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट होगी उसके भी दो पोल होंगे, इस तरह से बन सकते हैं लूप के अंदर। सो ये नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल हो जाएगा। इसी तरह से इस वाले वायर के अंदर आप देख सकते हैं, ये इसका लूप, इसका जो एरो है वो इस तरफ है, सो इसका नॉर्थ पोल यहां हुआ और इसका साउथ पोल यहां हुआ। अब यहां पर आप देख सकते हैं इस कंडीशन में नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों आपस में यहां पर मौजूद हैं, तो नॉर्थ और साउथ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पर जो है वो अट्रैक्शन होगी और वायर आपस में मिलेंगे। सो हम कह सकते हैं इस कंडीशन में अट्रैक्शन होगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एक वायर हमारे पास ऐसे हो, उसमें करंट ऊपर फ्लो करे, और एक वायर हमारे पास एक और यहां पे रखी हो और उसमें करंट जो है वो डाउनवर्ड मूव करे, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट इसका लूप बनेगा यहां पर और इसका लूप बनेगा यहां पर। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये वाला, अब जो इसका एरो होगा यहां पर जो लूप है, इसका एरो जो है इसमें नॉर्थ पोल होगा और यहां पर भी नॉर्थ पोल होगा, और यहां पर ये साउथ पोल और यहां पर ये साउथ पोल। सो ऐसी कंडीशन में जब पैरेलल वायर मौजूद हो, डायरेक्शन जो करंट की वो अपोजिट हो, सो ऐसी कंडीशन में जो है वो रिपल्शन होगी स्टूडेंट, याद रखिएगा, रिपल्शन, रिपल्शन होगी। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि
द करंट फ्लोइंग इन टू पैरेलल वायर्स इन सेम डायरेक्शन, अपोजिट की जगह सेम कराया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स सेम डायरेक्शन में, अच्छा यहाँ पे अपोजिट पूछा गया स्टूडेंट, तो अपोजिट के लिए यहाँ पर ये हो जाएगा रिपल्शन, और अगर सेम डायरेक्शन का कहा जाएगा तो ये अट्रैक्शन हो जाएगा। ये स्टूडेंट देख लें, ये सवाल अपोजिट के लिए था, तो अपोजिट के लिए ये रिपल्शन होगा, और अट्रैक्शन के लिए जो है वो ये होगा कि जब भी वायर, दो वायर जो है वो पैरेलल हो और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में हो, तो उस कंडीशन में अट्रैक्शन होगी। ये सवाल स्टूडेंट्स इस तरह से बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट बहुत आसान है, ठीक है, पूछा जा सकता है ओम। ओम इसका जो है वो यूनिट होता है, और अगर सिंबल देखें तो सिंबल इसका होगा इस तरह से, ग्रीक वर्ड है ओमेगा, ठीक है, ये इसका सिंबल होगा रेजिस्टेंस का। और ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, और आर जो है वो बराबर होता है V अपॉन आई के। ये स्टूडेंट्स जो है वो ओम्स लॉ के मुताबिक R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो इस कंडीशन में जब भी हमारे पास वोल्ट करंट से डिवाइड होगा, ये हमारे पास यूनिट जो है वो ओम बन जाएगा, ठीक है। सो ये जो है वो इसका यूनिट हो गया। अब हम एक और सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पर हमारे पास यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है ओम मीटर, ठीक है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ओम मीटर, ठीक है। सिंबलिकली आप ऐसे लिख सकते हैं और वैसे ओम मीटर इस तरह से लिख सकते हैं। अभी रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी स्टूडेंट्स एक कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो आता है हमारे पास जब हम रेजिस्टेंस को प्रोपोर्शनल कर लें लेंथ के, और इन्वर्सली रखें इसको एरिया के, तो आगे हमारे पास ये हो जाता है रेजिस्टेंस, यहाँ पे कांस्टेंट आता है, ये रेजिस्टिविटी हो जाता है। अब ये जो कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास रेजिस्टिविटी, ये वाला जो कांस्टेंट है इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, और इसको रेजिस्टिविटी के साथ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी भी इसको कहा जा सकता है। ये हमारे पास सिंबल है इसका रेजिस्टिविटी का। अब इसका यूनिट आप बना सकते हैं, एरिया को आप मल्टीप्लाई करवाएं रेजिस्टेंस से और लेंथ को आप डिवाइड करवाएं, ये ही यूनिट आ जाएगा हमारे पास ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। सो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस स्टूडेंट्स, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट है, ठीक है। रेजिस्टेंस हम जानते हैं फ्लो, ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी किसी वायर में करंट या फिर चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हों, और एक फोर्स होती है उस वायर में जो उस चार्जेस को, उस करंट को अपोज कर रही होती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस होता है। अब इसी तरह से कंडक्टर में, या कोई भी कंडक्टर जिसमें वायर जो है वो करंट फ्लो कर रहा हो, उसमें एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है कंडक्टेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा चार्जेस अलाउ हो जाते हैं, करंट उसमें से पास होता है। सो ये इनवर्स होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है, कंडक्टेंस। ये नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस जो है वो मटेरियल की कंडक्टेंस जो है वो ज्यादा है और किसकी कम है। सो कंडक्टेंस का यूनिट जो है वो इसका उलट हो जाता है, तो इसका यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास एम एच ओ, मोह। इसको हम ओम पढ़ते हैं तो ये मोह जो है वो इसका यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली होता है, जो कंडक्टेंस होता है
वो इन्वर्सली होता है रेजिस्टेंस के। और इसको हम पर ओम भी लिख सकते हैं, पर ओम, ठीक है। और एक और इसका यूनिट होता है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था कंडक्टेंस को, उसके जो है वो ऑनर में इसका नेम ये रखा गया है। एक और यूनिट जो है वो होगा हमारे पास, एक और यूनिट है हमारे पास, वो है सीमेंस। सीमेंस एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक और सवाल लेते हैं हम, इसी तरह का, इसी से रिलेटेड है, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, सो स्टूडेंट्स कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इनवर्स है। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम पर मीटर है, सो कंडक्टिविटी का अब आप लगा लें। रेजिस्टेंस का इनवर्स ये था, तो इसका जो है वो इनवर्स यूनिट बन गया था। अब रेजिस्टिविटी का यूनिट हमें पता है ओम मीटर है, तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इनवर्स है, तो इसका यूनिट आप जान सकते हैं यहां से कि पर ओम और पर मीटर हो जाएगा, पर ओम पर मीटर, या इसको मोह और पर मीटर भी कर सकते हैं आप, और यहां से इसको आप पर ओम और पर मीटर भी कर सकते हैं। इसी तरह से सीमेंस पर मीटर भी इसको लिख सकते हैं, जो सीमेंस का यूनिट है, सीमेंस पर मीटर भी इसको लिख सकते हैं। अब इसी तरह से इसका जो है वो फॉर्मूला भी आप देख लें। जो कंडक्टिविटी होता है स्टूडेंट्स, इसका सिंबल ये होता है सिग्मा। सिग्मा इसका सिंबल होता है, और ये इनवर्सली हो जाएगा इसके रेजिस्टिविटी के, ठीक है। इस तरह से यहां पे हम लिख देते हैं, जैसे कि ये हमारे पास कंडक्टिविटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के। सो ये रेजिस्टिविटी है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी के। रेजिस्टिविटी हमें पता है, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, कि जब भी हमारे पास रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के होगा, सो वहां पर एक हमारे पास कांस्टेंट आता है उस मटेरियल की नेचर की वजह से, उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, और ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ की, तो कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ पर जो है वो ये हमारे पास सिंबल आता है, जिसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। किलो वॉट आवर इज अ यूनिट ऑफ, ठीक है। अब स्टूडेंट यहां पे हम ऑप्शन भी लिख के आपको बताते हैं, ताकि आपको ऑप्शन से अंदाजा हो। एनर्जी बी है, पावर सी है, करंट, और डी है पोटेंशियल डिफरेंस। सो अब किलो वॉट आवर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोई जो है वो पावर नहीं है, कोई करंट नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये एनर्जी का यूनिट है किलो वॉट आवर। और कौन सी एनर्जी स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सवाल इस तरह भी बन सकता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ऑप्शन में आ सकता है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या एनर्जी हो, उसके ऊपर आप टिक लगाएंगे, ये किलो वॉट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। अब हम देखते हैं कि किलो वॉट आवर, वैसे तो एनर्जी का यूनिट जोल होता है, तो किलो वॉट आवर कितने जोल के बराबर है? सो स्टूडेंट्स ये किलो वॉट आवर जो है, ये कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है, क्योंकि जब भी हम कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी मेजर करते हैं तो किलो वॉट या फिर जो है वो मेगावाट, इस तरह से जो है वो कमर्शियली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कॉल करते हैं। मेगावाट जो है वो इतने मेगावाट का शॉर्टफॉल हो गया, या इतने मेगावाट का जो है वो इतना मेगावाट जो है इजाफी जनरेट हुई है, तो इस तरह से मेगावाट इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो किलो वाट आवर, इसको हम जोल के बराबर करना है, सो ये होता है 1000 जूल पर सेकेंड मल्टीप्लाई 3600 सेकेंड। क्योंकि किलो की जगह 1000 आ गया, वॉट की जगह जूल पर सेकेंड, आवर्स की जगह 3600, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो 360000 ये हो जाता है हमारे पास, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, जूल आ जाएगा, तो ये हो जाता है। इस तरह भी लिख सकते हैं 3.6 10⁻⁶ जूल, और ये 3.6
मेगा जूल। तो स्टूडेंट्स किलो वाट आवर किसके बराबर हो गया? 3.6 मेगा जूल के बराबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 10वां सवाल। ईएमएफ इज यूनिट ऑफ ईएमएफ, यूनिट ऑफ ईएमएफ। स्टूडेंट्स ईएमएफ का यूनिट हमारे पास वोल्ट होता है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है हमारे पास वोल्ट, वो ही ईएमएफ का यूनिट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो काम होता है वही ईएमएफ का काम है। बैटरी में जैसे कि ईएमएफ होता है तो वो चार्ज सप्लाई करता है पूरे सर्किट के अंदर, तो वो हमारे पास ईएमएफ होता है, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, क्योंकि वो चार्ज पूरे सर्किट में सप्लाई कर रहा होता है। सो वो हमारे पास ईएमएफ है और इसका यूनिट वोल्ट है। और ईएमएफ, एक और सवाल स्टूडेंट्स बनता है इस तरह से, ईएमएफ इज, यहां पे ऑप्शन स्टूडेंट्स आपको दे दिए जाते हैं, फोर्स, बी करंट, और तीसरा है एनर्जी, और चौथा है NOT। इसका मतलब यह है कि ईएमएफ आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स, करंट, एनर्जी क्या है। सो ईएमएफ जो है स्टूडेंट्स, नाम से तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है कि फोर्स है, लेकिन स्टूडेंट ये फोर्स है, ये एनर्जी है। तो ये जो है वो ईएमएफ एक एनर्जी का नेम है, हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसको हम जो है वो एनर्जी से बिलोंग करते हैं, एनर्जी से रिलेट करते हैं इसको, क्योंकि इसका काम जो है वो चार्ज एनर्जी को सप्लाई करना होता है पूरे सर्किट के अंदर। बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं स्टूडेंट्स फिजिक्स में भी कि जिनका टॉपिक जो होता है, टॉपिक का जो कंटेंट होता है उसकी हेडिंग से उसका ताल्लुक नहीं होता। कंटेंट सम टाइम जो है वो बहुत डिफरेंट होता है उनके हेडलाइन से, उनके टॉपिक से। तो लिहाजा ईएमएफ जो है वो एनर्जी। 12वां सवाल, अ प्रोटॉन हैज अ काइनेटिक एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा। एक प्रोटॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कंडक्टर में ये है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, सो कितना होगा। सो याद रखिए कि स्टूडेंट्स जोल हमारे पास एनर्जी का बड़ा यूनिट है, जोल स्टूडेंट्स एनर्जी का बड़ा यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का छोटा यूनिट है। तो जब भी हम चार्ज की बात करते हैं, एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो वहां पर हम एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं, जूल नहीं यूज करते। तो वहां पे हम कन्वर्जन करते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सिंपल हम जो है वो डिवाइड कर देंगे हमारे पास चार्ज की जो वैल्यू होती है उससे, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ठीक है, इससे हम जोल से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ये बराबर है हमारे पास 1.82 10⁻⁻12 जोल डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19 जोल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं चार्ज की वैल्यू है, चार्ज की जो वैल्यू होती है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, उसकी वैल्यू ये होती है कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इससे हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास जवाब आएगा 11.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जोल से जोल कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊपर आ जाएगा। सो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ये वैल्यू हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 11.4 मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इस तरह भी स्टूडेंट्स ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, 11.4 मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यहां पर जो है वो स्टूडेंट्स कन्वर्जन हो गई यूनिट की, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आपको यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाना है जूल में, तो सिर्फ आप मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, क्योंकि जब भी हमें बड़े यूनिट में जाना होता है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास ये बड़ा यूनिट है,
तो हम बड़े यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स सिर्फ आप जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए रेजिस्टेंस ऑफ a conductor is directly proportional to डैश। अब ये सवाल इस तरह से स्टूडेंट्स बनता है और पास्ट पेपर में भी इस तरह से आया है। तो ऑप्शन अलग अलग दिए जा सकते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ ये टॉपिक से जो है वो समझाएंगे और यहाँ पे बताएंगे कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास लेंथ। अब लेंथ क्यों आएगा? जैसे कि हम जानते हैं कि रेजिस्टिविटी का ये टॉपिक है, और रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में हम पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। जितनी लेंथ बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस उतना आएगा, और जितना एरिया हम बढ़ाएंगे, डायमीटर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, वायर का, क्योंकि वायर का जो एरिया होता है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, तो इसका डायमीटर बढ़ाएं या फिर एरिया बढ़ाएं एक ही बात है, तो उससे रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, ज्यादा से ज्यादा करंट पास होगा। तो ये जो है वो आप देख सकते हैं, और लेकिन लेंथ जितनी हम बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है ये रेजिस्टिविटी आ जाएगा, लेंथ और ये एरिया। सो ये जो है वो फॉर्मूला है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का। इसके मुताबिक जो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल करता है वो लेंथ है। अब एक और सवाल लेते हैं, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड के सवाल शुरू हो गए हैं। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टूडेंट इसका सिंबल बी होता है, बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेक्टर होता है, याद रखिएगा। और इसका यूनिट जो होता है वो होता है टेस्ला। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका यूनिट होता है टेस्ला। आंसर में हम लिख देते हैं टेस्ला इसका यूनिट है, और 1 टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। 1 टेस्ला 1 न्यूटन पर एम्पियर और पर मीटर, ये हम आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं। ये एमसीक्यू जो है वो रिपीट हुआ है पास पेपर में भी, और पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट टेस्ला है। इसको हम न्यूटन पर एम्पियर इंटू पर एम्पियर और पर मीटर भी लिख सकते हैं, अगर हमने बेस यूनिट में इसको लिखना है। इसी तरह से ये इस तरह से हो जाएगा, और टेस्ला जो है इसका ड्राइव यूनिट हो जाएगा। ये इसका ड्राइव यूनिट है स्टूडेंट्स, और ये बेस यूनिट में अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो बेस यूनिट में ये इसके बराबर हो जाएगा। ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो या मैग्नेटिक इंडक्शन हो एक ही बात है, और बेसिकली ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ही होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को भी हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को भी हम बी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्लक्स आ रहा है, लिहाजा फॉर्मूले में फ्लक्स आएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है उसमें फ्लक्स नहीं आता, उसमें फोर्स आती है, करंट आता है, और लेंथ ऑफ दी कंडक्टर आता है। इसमें सिर्फ हमारे पास आता है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, और ये डेल्टा ए आ जाता है, एरिया से डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बन जाता है, और इसी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। इसका यूनिट भी हम अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला ही होता है, लेकिन हम इस जो है वो कंडीशन में बनाते हैं। तो यहां से इसका यूनिट बनता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहां से इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट बन जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, और पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट बन जाएगा। लेकिन अगर हम इन टर्म ऑफ टेस्ला बनाना चाहें इसको, तो हमें पता है ये यूनिट इस तरह भी बन सकता है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये स्टूडेंट्स ये इस तरह भी बन सकता है ये यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, और आप इसको
टेस्ला भी लिख सकते हैं कि वेबर पर मीटर स्क्वायर ये बराबर है टेस्ला के। अब स्टूडेंट्स 16 क्वेश्चन हम लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, मैग्नेटिक फील्ड इज डैश क्वांटिटी। सो स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने बता दिया। अब इसी तरह से ये आ सकता है, फ्लक्स इज डैश क्वांटिटी। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फ्लक्स हमारे स्केलर होता है, क्योंकि फ्लक्स बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो किसी एरिया में से पास हो रही होती हैं। सो वहां पर फिर जो है वो फ्लक्स आता है, और फ्लक्स ये स्केलर को, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी measured in the following unit, in the following unit। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किन यूनिट में मेजर की जाती है, तो यहां पर यूनिट जो है वो लिखे गए हैं, न्यूटन पर वोल्ट पर मीटर, सी है न्यूटन पर मीटर, और डी है बोथ ए एंड बी। ये सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्टूडेंट्स किन यूनिट्स में मेजर होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसको कहा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस यूनिट में मेजर होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्टूडेंट्स जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ये बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज के हिसाब से इसका यूनिट ये बन जाता है न्यूटन पर कूलम, एक ये हो जाता है। लेकिन एक यही नहीं होगा, बाकी आगे भी अगर हम देखते हैं, सो वोल्ट पर मीटर जो है वो इसका यूनिट लिखा हुआ है। सो हम देखते हैं वोल्ट पर यूनिट इसका यूनिट बन, सो अब हम देखते हैं कि जो वोल्ट पर मीटर है इसका यूनिट है या नहीं। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के, और ये आगे बराबर होगा, वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, और चार्ज यहां पर हमारे पास है इसी तरह से फोर्स पर यूनिट चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो ये बन गई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम इसके डिवाइड में भी लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बराबर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये डिस्प्लेसमेंट। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या ये यूनिट बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका यूनिट वोल्ट होता है, और मीटर डिवाइड में है तो ये ऊपर आके पर मीटर, तो ये भी इसका यूनिट हो गया। इस न्यूटन पर मीटर देखते हैं तो न्यूटन पर मीटर ये कहीं से इसका यूनिट नहीं बन रहा। सो लिहाजा ये दोनों इसके यूनिट हो गए। ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा, डी ऑप्शन स्टूडेंट्स ये दुरुस्त है, डी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। सो लिहाजा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लिहाजा अब इसको हम यहां पर ए रहेगा, यहां पे बी रहेगा। सो बी और सी ये दोनों करेक्ट हैं, सो लिहाजा जो डी ऑप्शन होगा हमारा ये दुरुस्त है।